हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने इस वीडियो में वर्ष 2017 के प्रश्न को लिया है और प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ जो अवधारणाएं हैं और उत्तर लेखन की शैली है उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। आप प्रश्न देखें। पहला प्रश्न दोस्तों यह है कि औद्योगिकीकरण क्या है और मध्य प्रदेश में कम औद्योगिकीकरण के क्या कारण हैं। दोस्तों, इसका उत्तर हमें 100 शब्दों में देना होगा, जिसके लिए अधिकतम 6 अंक दिए जाएंगे। हमारी चर्चा में 3 चरण होंगे, जिसमें पहले हम बात करेंगे अवधारणाओं की, उसके बाद उत्तर के हमारे घटक क्या होंगे, किन किन बिंदुओं से उत्तर बनेगा, और अंत में हम बात करेंगे उत्तर लेखन की जो शैली है, किन किन तरीकों से या किस तरीके से उत्तर को प्रस्तुत किया जाएगा, उसकी बात अंत में होगी। दोस्तों, इन तीनों को मिलाकर हमारी चर्चा होगी। तो ये पहले बात करते हैं औद्योगिकीकरण क्या है और मध्य प्रदेश में इसके क्या कारण हैं। दोस्तों, ऐसा होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आप देखें, जब वो अर्थव्यवस्था प्रारंभिक स्तर पे होती है, परंपरागत होती है, तो उसमें अधिकांश लोग जो कृषि है या संबंध गतिविधियां हैं उन पर निर्भर होते हैं और कृषि के इर्द गिर्द पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। उसके बाद ग्रेजुअली कृषि के उत्पादन बढ़ते हैं। उत्पाद बढ़ने के बाद उन वस्तुओं से जो प्रसंस्करण है, विनिर्माण है आदि की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर हम देखें, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है, खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जिसको हम अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इस क्षेत्र के बाद दरअसल द्वितीय क्षेत्र शुरू होता है, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और जिसमें सभी प्रकार के विनिर्माण आदि गतिविधियों को शामिल किया जाता है। हमारा प्रश्न यह है कि औद्योगिकीकरण क्या है। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र के गतिविधियों के बाद यदि इन क्षेत्रों में अधिशेष होता है, सरप्लस बचता है, तो उसके बाद अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र की ओर जाती है, जिसमें उद्योगों का विस्तार शुरू होता है। इन क्षेत्रों के उत्पादों को लेकर दूसरे क्षेत्रों की गतिविधियों में अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो खनन से हमने कोयला प्राप्त किया, या खनन से हमने लौह का अयस्क प्राप्त किया। अब लौह अयस्क और कोयले जैसे उत्पाद हैं, इनको यदि हम प्रसंस्कृत करेंगे तो इससे हम बिजली या इससे हम इस्पात आदि का उत्पाद करेंगे। और जिन उद्योगों में या जिन स्थानों पर इन चीजों का उत्पाद होगा, दरअसल वो उद्योग हैं, और इस प्रकार के उद्योगों का जो विस्तार है दोस्तों, उसे कहते हैं औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोस्तों, इसीलिए अगर हम देखें परिभाषा के तौर पर, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, विकास दरअसल उस अर्थव्यवस्था का औद्योगिकीकरण कहलाता है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र से अर्थव्यवस्था उद्योगों की ओर, विनिर्माण की ओर, प्रसंस्करण की ओर बढ़ती है, उस प्रक्रिया को भी औद्योगिकीकरण कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था एक चरण से, एक स्थान से बदल के दूसरे में चली जाती है। दोस्तों, उसे कहते हैं औद्योगिकीकरण। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम देखें, इसको आपसे पूछा गया है कि ये क्या है, तो पहले हमारे इस उत्तर में हम तो इस बात को लिखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जरा मध्य प्रदेश में इसके क्या कारण हैं, आइए उस पर एक विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश जो राज्य है वैसे तो खनिजों से परिपूर्ण राज्य रहा था, किंतु छत्तीसगढ़ के विभाग या जो गठन है सन 2000 में, उसके बाद से ऐसे बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र या खनिज के क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों ये है कि मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक अर्थव्यवस्था ऐसी रही है जिसमें कृषि क्षेत्र का दबदबा बहुत ज्यादा रहा है। कृषि क्षेत्र आज भी मध्य प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में
कम से कम 36% का योगदान देता है और लगभग 55% लोग जनसंख्या के कृषि से अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। दोस्तों इसके अलावा जब किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का इतना बड़ा दबदबा होता है, चाहे वो रोजगार से हो, चाहे वो जीएसडीपी से हो, उत्पाद से हो, तो अधिकांश जो निवेश भी आता है, अधिकांश गतिविधियां भी जो होती हैं वो भी कृषि या इन चीजों में होती है और उद्योगों को एक प्रकार से वंचित कर दिया जाता है। दोस्तों उद्योगों के लगने के क्या कारण होते हैं? आप पहले ये देखें कि किसी भी राज्य में अगर हम बात करें तो औद्योगिकरण किन कारणों से होता होगा? या तो वहां पर उद्योगों के लिए कच्चा माल आता होगा, या तो वहां पर एक अच्छी मजबूत परिवहन व्यवस्था होगी, या फिर वहां पे एक बेहतर अवसंरचना जैसी व्यवस्था बनाई गई होगी। यदि कच्चा माल है, परिवहन है, अवसंरचना है, या नवाचार है, इनोवेशन है, या हमारे पास एक कुशल श्रमिक का बेस है, या फिर दोस्तों इन सभी के लिए पर्याप्त वित्त धन उपलब्ध है, अगर ये शर्तें पूरी होती हैं किसी भी राज्य क्षेत्र में, तब जाकर उस राज्य में औद्योगिकरण हो सकेगा। अब दोस्तों यहां देखें आप, मध्य प्रदेश इस समय एक कृषि बहुल राज्य है, कृषि उन्मुख राज्य है और उद्योगों के लिए चाहे वो खनिज हो, चाहे वो अन्य संसाधन हो, उसकी उपलब्धता छत्तीसगढ़ बनने के बाद दरअसल कम हुई है, जिसने मध्य प्रदेश के औद्योगिकरण को प्रभावित किया है। दोस्तों इसीलिए छत्तीसगढ़ बनना का गठन होना दरअसल एक प्रमुख कारण माना जाता है मध्य प्रदेश के निम्न औद्योगिकरण का। दोस्तों बात आती है परिवहन की। किसी भी राज्य में यदि आप देखें एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मजबूत परिवहन ढांचा होता है तो वहां पर निवेशक आते हैं, वहां पर उत्पाद करके उस चीज का लाभ लेते हैं। देखिए आप देखो मध्य प्रदेश में किसी भी बंदरगाह की उपलब्धता नहीं है। दोस्तों मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात या अन्य राज्यों पर निर्भर है अपने वस्तुओं के निर्यात के लिए। तो यदि किसी निवेशक को किसी राज्य में निवेश करना है तो वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि जहां वो निवेश करेगा वहां पर क्या बंदरगाह है, क्या बंदरगाह तक जोड़ने वाली सड़कें हैं। अगर ये नहीं है तो उन राज्यों में जाएगा जिन राज्यों में ये सुविधा उनको मिलेगी। दोस्तों गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, उन राज्यों की प्रगति का एक प्रमुख कारण उनके पास अंतर्राष्ट्रीय यातायात तक जाने की पहुंच भी है, जो कि मध्य प्रदेश में दोस्तों मिसिंग है, कम है। इसी के साथ संबंधित है दोस्तों अवसंरचना के अलग अलग पहलू, क्योंकि यदि हमारे पास परिवहन की व्यवस्था है, यदि हमारे पास इन सुविधाओं का उपलब्धता है, तब आप देखेंगे जो अवसंरचना है वो डेवलप होता है, जिससे उद्योगों को एक बल मिलता है। दोस्तों अगला है नवाचार, जिसका संबंध भी दोस्तों किससे है? इन चीजों से ही। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में परिवहन है, बंदरगाह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां निवेश होगा। अब जब निवेश होगा तो बाय डिफॉल्ट वहां पर नवाचार या जो नवीन तकनीकें हैं, अलग अलग चीजें आएंगी। मान लीजिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में मोबाइल कंपनीज लगी हैं, तो मोबाइल कंपनी खोली गई क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर से वहां पर सेमीकंडक्टर आएगा, कच्चा माल आएगा, मोबाइल बनेगा और उस माल को आगे निर्यात कर दिया जाएगा। तो उसी मोबाइल कंपनी में अब नवाचार भी आएगा। तो जिस राज्य के पास ये सुविधाएं हैं, चाहे वो खनिज है या फिर वो उनके पास बंदरगाह है, यातायात की अवधारणाएं हैं, तो वहां पे नवाचार भी आएगा और दोस्तों वहां पर क्या आएगा? वित्त की उपलब्धता भी होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में अधिकांश लोग कृषि उन्मुख हैं या अर्थव्यवस्था अधिकांश कृषि उन्मुख है, इसीलिए दोस्तों जो वित्त की उपलब्धता है वो भी अधिकांश कृषि या संबंध गतिविधियों में ही जाती है। तो इस कारण से दोस्तों आप देखें, चाहे वो वित्त की उपलब्धता को लेकर हो, जो वित्त उपलब्ध है उसका एक बड़ा भाग कृषि या संबंध गतिविधियों में जाता है। दोस्तों वैसे मध्य प्रदेश में अगर हम उद्योगों की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण के उद्योगों की बड़ी क्षमता रहती है। जैसे आप देखें उज्जैन में सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना है, और जो पनवा गांव है खरगोन जिले का, उस में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। और दूसरा
जो मेगा फूड पार्क है वो देवास जिले में स्थापित किया गया है। दोस्तों इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि धीरे धीरे ही मध्य प्रदेश में उद्योगों का विस्तार है, किंतु वो जो विस्तार है वो खाद्य प्रसंस्करण को लेकर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में खाद्य उत्पादों की उपलब्धता बहुत ज्यादा है। चावल हो, चाहे वो धान हो, मंदसौर की मेथी हो, रतलाम की सब्जियां हो, इस प्रकार से आप देखेंगे अधिकांश जो उत्पाद है उसमें मध्य प्रदेश कृषि उत्पादों में अग्रणी है। लेकिन उद्योगों के लिए जो उत्पाद हमें चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, जो अवसर चाहिए, दोस्तों उसकी कमी होने से ही दरअसल ये महसूस होता है या फिर ये प्रतीत है, स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में जो औद्योगिकरण है उसकी समस्या है, जिसके लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं, जिसकी हम बात अभी करने वाले हैं। दोस्तों यहां तक तो हमने ये देख लिया, हमने अभी तक की चर्चा में देख लिया कि अवधारणा क्या है और हमारे उत्तर के घटक क्या होंगे। अब हम जरा बात करते हैं कि हमारे उत्तर की शैली क्या हो, हमारे आंसर का स्ट्रक्चर क्या हो। आइए जरा उसको देखें। दोस्तों ऐसा है कि उत्तर की जो शैली है, अगर उसको हम समझें तो जब हमारे पास 100 शब्दों का उत्तर हमें लिखना होता है तो हम एक परिचय से अपना उत्तर शुरू करते हैं और उस परिचय के बाद हम एक मुख्य जो हमारे उत्तर का भाग है, जो मुख्य शरीर है, उस पे आते हैं और अंत में एक निष्कर्ष देकर अपने उत्तर की समाप्ति करते हैं। ये इन जनरल जब भी आपको 100 शब्द में या 300 शब्द में उत्तर देना होता है तो इस प्रकार से अपना उत्तर आप लिखते हैं। जहां तक दोस्तों परिचय की बात है तो 10 से 15 शब्द में हम अपने परिचय को प्रस्तुत करते हैं और जो मुख्य शरीर है दोस्तों इसके बाद वो आएगा और अंत में निष्कर्ष आएगा। निष्कर्ष भी 10 से 15 शब्दों का एक हमारी चर्चा इसमें होगी। इस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे कि परिचय और निष्कर्ष मिलाकर करीब 20 से 30 शब्द आपके पूरे हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि 70-80 शब्दों में आपको अपना मुख्य भाग लिखना होगा। आमतौर पे दोस्तों ये हमारा एक तरीका होता है उत्तर लिखने का, लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि परिचय क्या हो वो भी जानना जरूरी है, मुख्य शरीर में क्या लिखें वो भी देखेंगे और निष्कर्ष में क्या हो। दोस्तों परिचय दरअसल किसी भी उत्तर का एक मुखड़ा होता है जो बताता है कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप इस प्रश्न को देखें दोस्तों, इस प्रश्न में ही पूछ लिया गया है कि क्या है औद्योगिकरण, इसीलिए आपको यहां पर परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सीधा इसकी परिभाषा से ही अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं और परिभाषा देकर ही कि क्या होता है औद्योगिकरण। मतलब किसी अर्थव्यवस्था का परंपरागत कृषि आधारित व्यवसाय से उद्योगों की ओर जो प्रस्थान है, जो प्रगति है, उसको कहते हैं औद्योगिकरण। या फिर किसी अर्थव्यवस्था में उद्योगों या उद्योग जगत का बढ़ता विस्तार और विकास दरअसल औद्योगिकरण कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर इस दोनों में से कोई भी परिभाषा आप दे सकते हैं कि कृषि से या परंपरागत क्षेत्र से उद्योगों की ओर जो अर्थव्यवस्था का एक प्रस्थान है, जो उद्योगों का विस्तार है, उसको हम कहते हैं औद्योगिकरण। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप इस परिभाषा में कुछ बातों को आपको जोड़ना चाहिए जिससे अंक मिलेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में उद्योगों का क्या स्थिति है, उनकी क्या स्थिति वो बताएंगे आप। जैसे आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में उद्योगों का जो योगदान है वो 25% है, जो भारत के उद्योगों के योगदान के लगभग बराबर है। मतलब पूरे भारत में उद्योगों के द्वारा जितना योगदान पूरे भारत के जीडीपी में दिया जाता है, लगभग उतना ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी मध्य प्रदेश के उद्योग देते हैं। दोस्तों अगर आप गुजरात को देखें, महाराष्ट्र को देखें या अन्य ऐसे राज्यों को देखेंगे तो वहां पर आप ये देखिए कि जिन राज्यों में उद्योगों का श्रेय ज्यादा है, 30% है, 40% है उनके राज्य के उत्पाद में, उन राज्यों में शहरीकरण या शहरी आय या व्यक्तिगत आय भी ज्यादा है। तो ये उद्योगों का होना दरअसल रोजगार का एक सूचक है, उद्योगों का होना एक उत्पाद का सूचक है, उद्योगों का होना प्रति व्यक्ति आय के स्तर का सूचक है। इस प्रकार से एक वृहद सूचक के रूप में ये जो उद्योग हैं हमें बताते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप देखें
तो हमने यहाँ जो परिभाषा लिखी है उस परिभाषा को लिखने के बाद हमने क्या किया, एक आंकड़ा दे दिया कि ये आंकड़ा है जीएसडीपी का, और इस आंकड़े से हमने अपने इस उत्तर के पहले भाग को पूरा किया। आराम से आप देखेंगे 10 से 15 शब्द आपके हो जाएंगे, और ये देना जरूरी है क्योंकि आप यहाँ बता रहे हैं कि केवल 1/4 हिस्सा ही मध्य प्रदेश के अर्थव्यवस्था या जीएसडीपी का दरअसल उद्योगों से आता है। अब दोस्तों हमारे उत्तर का अगला पड़ाव शुरू होता है कि मध्य प्रदेश में जो औद्योगिकरण है उसके क्या कारण हैं। तो यहाँ देखें आप कि ये जो हिस्सा है मुख्य शरीर, यही दरअसल हमारे मेन बॉडी का पार्ट है, और इस जो मेन बॉडी का पार्ट है इसमें हम क्या लिखें, तो आइए देखें दोस्तों। छत्तीसगढ़ का गठन बंदरगाहों का, हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यातायात जैसे बंदरगाह आदि या परिवहन के लिए अन्य जो हमें अवसर चाहिए, चाहे वो राजमार्ग हो या जलीय मार्ग हो। दोस्तों ऊर्जा की उपलब्धता, और जो ऊर्जा उपलब्ध हम करते हैं दरअसल वो जाती कहां पर है, वो जाती है कृषि क्षेत्रों के लिए। दोस्तों नवाचार का अभाव, कृषि में लिप्त हमारी जनसंख्या, तो इसका मतलब यह भी तो हुआ कि उन जनसंख्या में उद्योगों को के हिसाब से जो कुशलता है उसमें संभावित है कि कुछ कमी होगी। और दोस्तों अंत में वित्त की उपलब्धता या वित्त की अनुपलब्धता, इन सभी बिंदुओं से ये उत्तर होता है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो औद्योगिकरण है उसके क्या अभाव हैं, क्या समस्या है। दोस्तों आप देखें यहाँ पर हमारे पास में 5-6 बिंदु हैं। उन 5-6 बिंदुओं को यदि आपने 10-15 शब्द में लिख दिया तो बहुत आसानी से 50-60 शब्द पूरा हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमें कुछ और बातें करनी है। आप देखें कि ये उत्तर जो आपने दिया मुख्य बॉडी का 50-60 शब्द में, ये अभी पूरा नहीं है। आपको यहां बताना होगा कि हालांकि मध्य प्रदेश में कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनका विस्तार हुआ है। जैसे आप बता सकते हैं, जैसा एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि खारगोन जिले में जो मेगा फूड पार्क है, या देवास जिले में जो मेगा फूड पार्क आने वाला है, तो इस प्रकार की जो तथ्य हैं इनको बताएंगे कि हाँ मध्य प्रदेश में भले ही वैसे इन कारणों से उद्योग का अभाव है, लेकिन खाद्य आधारित उद्योगों के प्रति राज्य उठ रहा है और निवेश किए जा रहे हैं। अब दोस्तों अंत में आते हैं निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। दोस्तों ऐसा है कि निष्कर्ष आमतौर पे एक हमारा समाधान होता है। समाधान इस बात का कि हम जो उत्तर लिखने वाले हैं उसका भविष्य क्या होगा। हमने अगर समस्या का उल्लेख किया है तो उसका समाधान दरअसल क्या है, हमारा निष्कर्ष बनेगा। दोस्तों यहाँ पर जो निष्कर्ष है आप बता सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जैसे मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर रोड मैप 2020 में तय किया गया कि ग्रेजुअली मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए जो अवसंरचना है उसका विकास है। एक और चीज आप देखें कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, जो गलियारा दिल्ली से मुंबई के बीच जो अलग अलग राज्यों के अलग अलग केंद्र हैं उनके औद्योगिक केंद्र को जोड़ेगा और राज्य पूरे इस क्षेत्र में, दिल्ली से मुंबई तक पूरे क्षेत्र में जो उद्योगों का विस्तार है उसको बढ़ाएगा। दोस्तों इसे कहा गया है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। और इस गलियारे के फलस्वरूप आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी जो धार जिला है वहां से गलियारा गुजरेगा, और इस प्रकार से उस क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार, निवेश का विस्तार होने से उस राज्य को, मध्य प्रदेश राज्य को लाभ भविष्य में मिलेगा। दोस्तों इसलिए यहाँ पर आप किसी प्रकार के, जैसे आप सागरमाला परियोजना है, भारतमाला परियोजना है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है, या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भर रोड मैप लिया गया है
कि मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति लाई गई है, इनका जिक्र करते हुए आप 15 से 20 शब्दों में अपना निष्कर्ष जरूर दें, क्योंकि बिना समाधान के उत्तर अधूरा रहता है। इसीलिए इस निष्कर्ष में आप उन बातों को लिखें जिसकी हमने बात की है, और आप चाहें तो अगर आपको याद आता हो तो आप इसी प्रकार से कुछ और समाधान देकर अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, ये इस प्रकार से हमारा उत्तर और हमारे उत्तर की शैली बनेगी कि पहले हम इस प्रश्न में विशेष रूप से हम परिभाषा से ही अपना परिचय बना लेंगे। फिर हमने बता दिया कि ये समस्याएं हैं, छत्तीसगढ़ है, अवसंरचना है, ऊर्जा की उपलब्धता है, कुशल श्रमिक है, वित्त की उपलब्धता है। इन कारणों से मध्य प्रदेश में, जो कि एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रही है, इस कारण से उद्योगों का विकास थोड़ा धीमा चल रहा है। लेकिन जो मेगा फूड पार्क है या जो अन्य प्रयास हैं, उनसे बढ़ता औद्योगिकरण संभावित है। उसके बाद दोस्तों आपका उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा ये उत्तर समाप्त हो जाएगा और हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा अगला जो प्रश्न है इसी सीरीज में, वीडियो में आप देखें, ये भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मुख्य चुनौतियां हैं वो क्या है, और आइए जरा उसको देखें कि क्या क्या चुनौतियां हैं इसमें। दोस्तों, भारतीय, यहां पर भी हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जो हमने देखा कि हम निष्कर्ष आदि लिखेंगे, लेकिन पहले जरा भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को समझते हैं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था हमारी जो है उसमें अलग अलग गतिविधियां हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे आप देखें, हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, और हमारा तृतीयक क्षेत्र है। तो ये हमारे 3 क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के। तो जो भी समस्या होगी इन्हीं में से होगी, इन्हीं बातों को लेकर होगी। इसके अलावा अगर हम वैसे देखें तो देश की समस्या में जो निर्धनता है, बेरोजगारी है, प्रति व्यक्ति आय है, जनसंख्या का दबाव है, या क्षेत्रीय असमानता है, ये कुछ और बातें होंगी जिसको हम देखेंगे। लेकिन आप यहां देखें दोस्तों, भारतीय कृषि में आप देखें तो जो कृषि की निम्न उत्पादकता है एक चुनौती रहती है। कृषि में हम अगर देखें तो विकासशील देशों की तुलना में भारत में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो कम है, चाहे ब्राजील हो चाहे वो चीन हो। भारत में अगर हम धान की दोस्तों बात करें तो करीब 2400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देश में उत्पादकता है, जबकि चीन में वो 4600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो उत्पादकता के स्तर से होता ये कि हम लैंड हमारे पास है, भूमि हमारे पास में है, किंतु हमारे कृषि के तकनीक कुछ पुराने हैं, परंपरागत हैं। कृषि में आप देखें जोत के आकार छोटे हैं, जोत के आकार छोटे हैं। 86% से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं। दोस्तों, मॉनसून पे निर्भरता है। तो कृषि की जो वृहद समस्याएं हैं वो खुद में एक समस्या है कि कृषि के को लेकर, उत्पादन को लेकर हो, विपणन को लेकर हो, या कृषि के इन अगर बातों को देखें, उत्पादकता है, विपणन है, मॉनसून है, जोत का आकार है, तो ये एक ऐसी समस्या का वर्ग है जो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र को दर्शाता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की, तो आप यहां देखें इसमें क्या है। तो ये हमारा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है दरअसल उद्योगों का है, विनिर्माण का है। दोस्तों, इस क्षेत्र में जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा को लेकर एक समस्या आती है कि हम अभी भी आयातित ऊर्जा पे निर्भर हैं, और इस ऊर्जा की समस्या ये रहती है कि जब भी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऊर्जा की आपूर्ति महंगी होती है तो भारत में जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ जाती है। एक तो ऊर्जा महंगा होने से हमारे उद्योगों के चलने पर उनकी प्राथमिकता या उनकी जो मुनाफेदारी है उसमें कमी आती है।
उद्योगों के उत्पादन महंगे होने से मांग घटती है और मांग से फिर से उत्पाद पर उसका नकारात्मक असर पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे आयातित ऊर्जा एक पहलू है, उसके कारण होने वाली मुद्रास्फीति है। हमारी जो आर्थिक समीक्षा भारत सरकार की आती है, हर वर्ष में बजट से पहले आती है, उसमें लिखा है कि जो सप्लाई साइड के हमारी चुनौतियां हैं, जैसे तेल महंगा हो गया, तो उसका इम्पैक्ट पूरे अर्थव्यवस्था पे पड़ता है और ये हमेशा ही पड़ता है। आप देखिए 1990 में संकट आया, उसका एक कारण था कि गल्फ से, खाड़ी देशों से तेल महंगा मिल रहा था। और आज भी रशिया यूक्रेन के युद्ध को भी आप देखेंगे तो उसके बाद भी क्या है, तेल महंगा हो गया है। तो ये समस्या लगातार बनी रहती है कि हमारे इंडस्ट्रीज को, हमारे उद्योगों के लिए ये समस्या एक बड़ी समस्या के रूप में आती है। दोस्तों जहाँ सेवा की बात है, तो सेवा जो क्षेत्र है उसमें रोजगार बहुत उत्पन्न नहीं होता। देश में जो बेरोजगारी है, एक समस्या ये इसलिए भी है कि जो द्वितीय क्षेत्र है, जहां पर हमारी क्षमता रहती है या जिस क्षेत्र की क्षमता है रोजगार को सृजित करने की, दोस्तों वो क्षेत्र अपने स्तर से कम काम कर रहा है। हमारे जीडीपी में 54% योगदान तृतीय क्षेत्र देता है और करीब 21% योगदान प्राथमिक क्षेत्र से आता है। तो बचा करीब 25% योगदान जो कौन देता है, द्वितीय क्षेत्र देता है। और इस क्षेत्र में चूंकि बहुत अधिक विस्तार हुआ नहीं है, इस कारण से देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। दोस्तों आर्थिक समस्या है कि हम जो क्षमता लोगों की है, क्योंकि मानव खुद में एक पूंजी है, ह्यूमन कैपिटल है, तो बेरोजगारी की समस्या है, निर्धनता की एक समस्या है। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय एक चुनौती कम है, क्योंकि आप देखिए भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो महज 1,40,000 रुपए और उससे कम है एक साल में। दोस्तों इससे होता क्या है, अगर हम चालू कीमतों की बात करें तो इससे होता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी आय कम है और आय कम होने से जो मांग है वो कम होती है, जो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है वो भी हमारा कम है। तो उपभोग व्यय कम होने से उत्पादन पे असर पड़ता है। दोस्तों अगर आप देखें जनसंख्या का हमारे ऊपर उच्च दबाव है, तो जनसंख्या का दबाव है, देश में क्षेत्रीय असमानता व्याप्त है। दोस्तों कुछ राज्य उन्नत हैं, यदि आप आय देखें हरियाणा की, पंजाब की, और आप आय देखें फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की जिलों की, बिहार की जिलों की, तो आपको काफी ऐसा अंतर मिलेगा जो देश के लिए एक चुनौती है। इसके अलावा दोस्तों आप देखें कर राजस्व की स्थिति भी बहुत अच्छी हम नहीं कहेंगे। भारत में जो टैक्स और जीडीपी का अनुपात है वो महज 10% है। इसका मतलब ये है कि कर की प्राप्ति पर्याप्त नहीं है, जिस कारण से भी ऐसा होता है कि जो कर है जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ पाता और सरकार इस कारण से एक घाटे में दबती है। तो भारत में राजकोषीय घाटे का जो ऊंचा स्तर है दोस्तों, लगभग 6.9% हमारे जीडीपी का भारत सरकार का सबसे नवीनतम राजकोषीय घाटा है, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ये घाटा इसलिए है कि हमारे पास पर्याप्त राशि का राजस्व की नहीं आती, हमारा व्यय बहुत ज्यादा होता है। तो व्यय की अधिकता है, प्राप्ति की न्यूनता है, इस कारण से घाटा हमारा ज्यादा है। और घाटे का मतलब ये भी तो हुआ कि हम ऋण के बोझ के अंदर दबे हैं। तो ऋण का बोझ है, बेरोजगारी, निर्धनता, प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न होना, जनसंख्या का दबाव होना, क्षेत्रीय असमानता होना, टैक्स जीडीपी अनुपात का कम होना, आयातित ऊर्जा पे अधिक निर्भरता, उससे होने वाली मुद्रास्फीति, कृषि की समस्याएं। दोस्तों ये भारतीय अर्थव्यवस्था की अनेक चुनौतियों में से ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जो हमें यहाँ पर समझनी हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम अपने उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ तक तो कंसेप्ट को देख लिया कि हमारे उत्तर में क्या कंसेप्ट रहेगा। अब जरा उत्तर के लेखन की जरा बात करें। दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न हमारा 100 शब्दों का है, 6 अंकों का है, और यहां से हम एक बार इसके उत्तर को कैसे लिखा जाए उस पर चर्चा करते हैं। जैसा हमने इससे पहले के प्रश्न में देखा था कि हम एक पृष्ठभूमि या एक जो परिचय है उससे अपना उत्तर शुरू करेंगे। यहां पर चूंकि हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, हमने पिछले में क्या किया था, हमने पिछले क्वेश्चन में तो
औद्योगिकरण की परिभाषा से ही अपना परिचय दे दिया था, किंतु यहां पर ऐसा कोई दूसरा प्रश्न है नहीं, तो आपको अलग से एक परिचय देना होगा जो 10 से 15 शब्द में होगा। एक उत्तर का मुख्य भाग होगा और अंत में एक निष्कर्ष होगा जो हमें देना होगा। दोस्तों 10 से 15 शब्द का हमारा निष्कर्ष होगा और ये हम बीच में अपना मुख्य भाग लिखेंगे। अब दोस्तों इस आधार पे हमारा उत्तर बनेगा, तो आइए जरा देखें कि उत्तर में हमारा क्या होगा। दोस्तों पहली बात तो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न की जो मांग है कि आपको इन्हीं बातों पे अपना उत्तर लिखना कि चुनौती है क्या। लेकिन दोस्तों यहां एक बात और देखें आप कि चुनौती जो आपको लिखनी है उसके लिए एक परिचय क्या होगा। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं ना, उससे अपना उत्तर आप शुरू कर सकते हैं। आप यहां बता सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है कि 3 क्षेत्र हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कृषि का योगदान इतना है, सेवा का इतना है, और या फिर आप ऐसा बता सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिवर्तनशील क्षेत्र में है और हम तेजी से कृषि से उद्योग और सेवा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो जो भी विशेषता आपको यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे हमने बात की कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों इससे भी अपना उत्तर शुरू कर पाएंगे। आप बता सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसमें सेवाओं का योगदान सबसे अधिक है। करीब 54% जो जीडीपी का है वो सेवा से आता है। दोस्तों इनमें से किसी भी ऐसे तथ्य या परिभाषा से आप अपना उत्तर शुरू कर सकेंगे कि अर्थव्यवस्था में ये सब क्या है। आप बता सकते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था में सेवाओं की भूमिका प्रथम है या कृषि कितना है। तो इन डेटा या आंकड़ों से आप अपने उत्तर की पृष्ठभूमि रख सकते हैं, परिचय को रख सकते हैं। पहली बात तो ये। दोस्तों इसके बाद आप लिखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। तो वहां से आपका उत्तर शुरू हो गया। आप बताएंगे कि कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता या एक छोटा, अत्यंत ही छोटा, आप देखिए दोस्तों भारत में जैसा मैंने कहा कि 86% किसान छोटे और सीमांत हैं। इसका मतलब है कि एक समस्या है कि हमारे अर्थव्यवस्था में भूमि का इतना बड़ा विखंडन है जो चुनौतीपूर्ण है। तो भूमि का विखंडन एक मुद्दा रहता है। तो कृषि की निम्न उत्पादकता, भूमि का विखंडन, मॉनसून पे निर्भरता, आयातित ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भरता, उद्योगों का या हमारी अर्थव्यवस्था का निम्न औद्योगिकरण या नवाचार का अभाव। दोस्तों बैंक के बारे में आप बता सकते हैं, बैंकों का जो एनपीए है, जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां होती हैं, ये वो संपत्तियां हैं बैंक ने लोन दिया, वो पैसा एक समय के बियॉन्ड बैंक वेट करेगा कि यदि पैसा 90 दिन तक आ गया तो ठीक है, अगर 90 दिन के बाद भी नहीं आया तो बैंक क्या बोलेगा, उसको गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में वर्गीकृत कर देगा। दोस्तों इस प्रकार से ऊर्जा, उद्योग, कर, राजस्व का जो हमारा स्तर है, आप इसको इस आंकड़े से बता सकते हैं कि कर का जो जीडीपी से रेशो है उसकी आप बात कर सकते हैं। दोस्तों राजकोषीय घाटा का उच्च होना, और इसके पीछे एक कारण और है, जो कोविड की महामारी आई उससे सरकार ने काफी खर्च किया और घाटा हमारा बढ़ा। इसके अलावा दोस्तों निर्धनता की समस्या बिल्कुल आप मिस नहीं करेंगे, एक बड़ी समस्या है। आप देखिए निर्धनता देश की आर्थिक समस्या भी है कि हम अपने युवाओं को, अपने लोगों को एक सम्मानपूर्ण जीवन, उनकी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारी का स्तर है। दोस्तों यहाँ पे एक बात और है, जब भी आप ऐसी बातें लिखें तो आप उसमें आंकड़ों को डाल दें कि निर्धनता जब लिखा आपने तो आप कितने निर्धनता का आंकड़ा आपने देखा। आप बता सकते हैं कि 22% के आसपास देश में निर्धनता तेंदुलकर समिति के द्वारा मापी गई या प्लानिंग कमीशन ने मापा 2011-12 के लिए, और वर्तमान में भी हमारे जो आंकड़ों का स्तर है वो इतना ही माना जाता है बाय एंड लार्ज कि देश में करीब
31 करोड़ लोग निर्धनता रेखा के नीचे हैं। उसके बाद बेरोजगारी का आंकड़ा, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, जनसंख्या का दबाव, क्षेत्रीय भारी असमानता है। दोस्तों इन सभी बातों से हम अपनी बातों को रखते हैं और इससे हमारे उत्तर का मुख्य भाग पूरा होता है। अब दोस्तों अंत में आता है निष्कर्ष, कंक्लूजन। इसमें क्या होगा तो आप देखें कि दरअसल इस निष्कर्ष का मतलब यह है कि क्या किया जाए। हमने जब भी कोई अपना उत्तर दिया और लिखा उसमें समस्या, तो समस्या का मतलब ये भी हम सब उसमें समाधान लिखें। समाधान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अवसंरचना का विकास जरूरी है, या नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति हमारा रुझान जरूरी है, शिक्षा का विस्तार जरूरी है, स्टार्टअप्स की आप बात कर सकते हैं तो स्टार्टअप्स है, या आप निष्कर्ष की बात में जो नया समाधान आप देना चाहेंगी, चाहे स्टार्टअप हो, नवाचार हो, उन सबको देके आप अपना उत्तर यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखें कि निष्कर्ष जब आएगा तो निष्कर्ष आपके अपने सुझाव होंगे उस उत्तर को लेकर कि समस्या का समाधान कैसे करेंगे। यदि आप कहते हैं कि हमें एक औद्योगिक गलियारे की बात करनी है, ग्रामीण विकास करना है, या ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास करना है, या उद्योगीकरण करना है, इन सभी से हम इन समस्याओं का धीरे धीरे समाधान कर सकेंगे दोस्तों। वो हमारा एक सटीक और संपूर्ण उत्तर माना जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही हमारी इस चर्चा का ये भाग समाप्त होता है और हमने दोनों प्रश्नों को विस्तार से देखा है। जहाँ एक बार अगर हम देखें तो आमतौर पे 100 शब्दों में इसी प्रकार से विभाजन हम करते हैं कि हम एक परिचय की बात करके फिर एक मुख्य भाग को लिखते हुए अपने निष्कर्ष को देते हैं, जिसके बाद हमारा उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों ये हमारा एक पैटर्न रहता है हमारी चर्चा का, और आपको इसी पैटर्न पे अपने उत्तर को लिखना है। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में और इसी प्रकार से प्रश्नों की बात करेंगे। तो दृष्टि देखते रहें आप। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।